नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में अजय टम्टा की सीएम से मुलाकात, केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर धामी ने दी बधाई। मंगलौर और बद्रीनाथ में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 14 जून को शुरू होगा नॉमिनेशन, 10 जुलाई को वोटिंग तो 13 जुलाई को आएगा रिजल्ट। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, रामनगर की जीआई टैग वाली लीची हुई तैयार, देसी के साथ विदेशी भी चखेंगे स्वाद, बड़े पैमाने पर कटाई का काम शुरू। खटीमा में 5 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 6 बाइक समेत कार जब्त, पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत की कार्रवाई। और उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा गर्मी का प्रकोप, 14 जून तक राहत नहीं, मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सीएम धामी से मुलाकात की है। इस अवसर पर सीएम धामी ने अजय टम्टा को नए दायित्व के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने अजय टम्टा को लेकर कहा कि अजय टम्टा सदैव प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा। केंद्र की एनडीए सरकार में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार जीतकर सांसद निर्वाचित हुए अजय टम्टा को मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनने पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने शिखर तिराहे पर मिष्ठान वितरण किया है और जोरदार आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 2 साल के कार्यकाल में करोड़ों की विकास योजनाओं में कार्य हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में राज्य में ऐतिहासिक कार्य होंगे। हमारा ये अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र सीमांत संसदीय क्षेत्र है। 3 सीमाएं इसकी विदेशी सीमाओं से घिरी हुई हैं। टम्टा जी लगातार अपने क्षेत्र के लिए कर्मठता से काम भी करते हैं और अधिकांश नेतृत्व को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में न्योता देकर बुलाया। प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, विदेश मंत्री जी हों और आगे भी, क्योंकि एक कर्मठ व्यक्ति को यदि अवसर मिलता है तो सबके विकास के लिए, सबकी समस्याओं के समाधान के लिए कारगर सिद्ध हो। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद लालकुआं में क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया है। इस दौरान पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है कि ये ऐतिहासिक मौका है जब पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि अब विकसित भारत के संकल्प का सपना दूर नहीं है। देखिए, ये तो स्वाभाविक ही था और ये तय था कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जिस प्रकार से लोगों ने भरपूर समर्थन एनडीए को दिया है, उससे ये हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस कार्यकाल में भी जो बड़े कार्य होने हैं वो उन कामों को करने में हमारी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार कामयाब रहेगी। मोदी सरकार 3.0 में एक बार फिर से उत्तराखंड को केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह मिली है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। अल्मोड़ा से सांसद केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा को बधाई दी है और कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सपना देखा है, उसे पूरा करने में
पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी से दलित वोट बैंक खिसक चुका है, इसलिए जातियों को साधने का काम किया जा रहा है। सौभाग्य की बात है और ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उत्तराखंड राज्य को एक मंत्री हमें हमारे हिस्से में दिया है, तो निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा लिया गया है। और आदरणीय अजय टम्टा जी के अनुभव के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनके संसदीय अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो 3 बार के अभी सांसद चुने गए हैं, इससे पूर्व में वो राज्य में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ हमारे राज्य को भी मिलेगा। देखिए, 400 पार का नारा देने वालों को कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके पैरों के नीचे से खिसक चुका है। इसलिए जातियों को साधने का अब काम बखूबी वो कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात जब इंडिया ब्लॉक करता है तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड से ज्यादा मतों से हराने वाले सांसद थे तो फिर अजय टम्टा को बनाना इसी बात का द्योतक है कि आप एक जाति विशेष को साधना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कपड़ा मंत्री रहते हुए कोई ऐसे कीर्तिमान तो स्थापित किए नहीं अजय टम्टा ने, और आधे उत्तराखंड को तो शायद जानकारी भी नहीं है कि वो कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि अल्मोड़ा संसदीय सीट को अजय टम्टा के मंत्री रहते हुए कोई लाभ मिलते हुए हमने नहीं देखा। भारतीय चुनाव आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 14 जून को शुरू होगी और 21 जून तक चलने वाली है, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में मुख्य गेजेट नोटिफिकेशन 4 जून को जारी होगा। आज है 10 तारीख, मतलब 4 दिन के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और स्क्रूटनी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है 24 जून तारीख को है नॉमिनेशन की स्क्रूटनी। और विड्रॉल है, जो कैंडिडेट की विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो 26 जून को होगी, बुधवार को। और डेट ऑफ पोल होगी 10 जुलाई को, ये है वेडनेसडे को होगी, बुधवार को ये भी 10 जुलाई को। और काउंटिंग होगी 13 जुलाई को, शनिवार को। 13 जुलाई शनिवार को काउंटिंग होगी और पूरा प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया 15 जुलाई सोमवार को खत्म होगी। उत्तराखंड प्रदेश की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इधर 10 जुलाई को प्रदेश की 2 विधानसभाओं मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होने वाली है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा के बसपा विधायक शरबत कलीम अंसारी के निधन के बाद सीट खाली हो गई थी, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा की कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा की सदस्यता ले ली थी। ऐसे में दोनों विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 को काउंटिंग होगी। भाजपा का कहना है कि दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है, तो कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी हमेशा हर चुनौती को पार करने के लिए तत्पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हम इन दोनों चुनौतियों को पार करेंगे
और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अच्छी बात है, उपचुनाव की घोषणा हो गई है तो इसका हम स्वागत करेंगे। वैसे भी जो है हम पहले से ही बद्रीनाथ जी और ये मंगलौर में उपचुनाव की मांग कर रहे थे। जैसे ही देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था और हमने कहा था कि तत्काल यहाँ भी जो है लोकसभा के साथ जो है चुनाव कराए जाए, लेकिन देरी से चुनाव की घोषणा हो गई। हमारी पहले से ही वहाँ पर तैयारियाँ हैं और बद्रीनाथ में जिस तरीके से जो है पूर्व विधायक ने जो है पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, बद्रीनाथ की जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया, तो बद्रीनाथ की जनता उनसे बदला लेने के जो मूड में है। और मंगलौर में भी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी बढ़त है, तो निश्चित तौर पर दोनों विधानसभा उपचुनाव में हम प्रचंड जीत दर्ज कराने में कामयाब रहेंगे। आज शहरों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। राजधानी देहरादून में भी नदियों के किनारे और खालों में अतिक्रमण कर कई बस्तियां बस गई हैं। समय समय पर बस्तियों में बसे लोगों को नोटिस दिया जाता है और कभी कभी उन्हें हटाने की कार्रवाई भी की जाती है। हर बार अतिक्रमण को लेकर एक सवाल उठता है कि जब वो बसते हैं तब उनको पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था कौन करता है? तो पता चलता है कि वोट बैंक के खातिर जनप्रतिनिधि ही उनको बसाते हैं। इस पर बीजेपी विधायक खजान दास ने ये स्वीकार किया है कि अवैध बस्तियों को बसाने में राजनेताओं का ही बड़ा हाथ होता है। मैं इस बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी का जो 80% का लगभग कार्य मेरी ही विधानसभा में राजपुर रोड में हुआ है, जिसमें 10 वार्ड चिन्हित किए गए हैं। और इसको लेकर के मैं कल एक बहुत बड़ी बैठक अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के करने वाला हूं, क्योंकि बारिश का जिस तरह से अलर्ट किया गया और कहा गया है कि इस समय अधिक बारिश हो सकती है, तो इसके निमित्त कल ही हम बैठक करेंगे और जहां पर पानी भराव की स्थिति है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये मैं अधिकारियों को कल निर्देश देने वाला हूँ। नैनीताल में लगातार जाम की स्थिति स्थानीय लोग झेल रहे हैं। वहीं सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे लगातार जाम में फंस रहे हैं। जाम की वजह से वाहनों की 10 किलोमीटर लंबी कतार देखने को भी मिलती है। वहीं इस पर प्रदीप दुमका का कहना है कि हर साल प्रशासन कहता है कि पार्किंग व्यवस्था की जाएगी, लेकिन पूरा सीजन चला जाता है, व्यवस्था वैसी की वैसी ही रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त नैनीताल में पर्यटक सीजन चरम पर है और हजारों पर्यटक प्रतिदिन नैनीताल और नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में आ रहे हैं। और जब से कैंची धाम प्रसिद्धि पे आया है तब से और भी ज़्यादा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि सड़कों की चौड़ाई तो उतनी ही है जो ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिश लोग छोड़ गए थे, और आज भी जो है सड़कें उतनी ही चौड़ी हैं, और लेकिन वाहनों की संख्या और पर्यटकों की संख्या 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ गया है। वही हालत जो है नैनीताल की सड़कों का है। तल्लीताल हो, मल्लीताल हो, जाट हो, सब जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। तो ये समझिए कि हर व्यक्ति को जो बाहर से आता है नैनीताल में किसी भी कार्य से, हाईकोर्ट आ रहा हो या स्कूल आ रहा हो, उनको कम से कम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लग जा रहे हैं आने में। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र के चौमील में शादी में शामिल होने जा रहे चंपावत निवासी पूर्व सैनिक पंकज पांडे की मंगोली के पास गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम के द्वारा फायर स्टेशन लोहाघाट को सूचना दी गई। सूचना पर फायर टीम FSO चंदन राम के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। फायर टीम ने रात के अंधेरे में कड़ी मशक्कत के बाद पूर्व सैनिक को गहरी खाई से निकाला और 108 के जरिए उन्हें लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। से सूचना मिली थी कि चौमेल में लगभग 10 बजे के आसपास ही सूचना मिली थी कि चौमेल में एक व्यक्ति की बाइक खड़ी है, उसका मोबाइल है पैरापेट पर और संभवतः वो खाई में गिर गया है। तो सूचना पे पुलिस भी गई, फायर सर्विस को भी भेजा गया। पता चला तो वो खाई में नीचे गिरा हुआ था, तो उसको फायर सर्विस की मदद से निकाला गया।
इधर खटीमा पुलिस ने 5 जुआरियों को उस समय पकड़ा जब वो एक व्यक्ति के खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि 17 मील चौकी के अंतर्गत बड़ा फार्म में दारा सिंह के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जब 17 मील चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि दारा सिंह के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस को देखते ही कुछ जुआरी भाग गए और पुलिस टीम द्वारा 5 जुआरियों को इस दौरान पकड़ा गया है। वहीं पुलिस ने जुआरियों से 6 मोटरसाइकिल, 2 कार जब्त की है। एसएसआई अशोक कुमार ने बताया है कि अभियुक्त के खिलाफ जुआ अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई जारी है। दिनांक 9/6/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम दा फार्म में दारा सिंह के खेत में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर चौकी मझोला इंचार्ज और अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर गए तो जो है वहाँ पर काफ़ी लोग खेत में अड्डा बना के जुआ खेल रहे थे। जैसे पुलिस पार्टी मौके पर पहुँचे तो अन्य लोग आ गए, 5 लोग पकड़े गए और उनकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और कारें भी वहाँ पर थी, जिनको करीब 7 मोटरसाइकिलें और 2 कारों को कब्जे पुलिस में लिया गया है और 5 अभियुक्त को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। पिथौरागढ़ में इन दिनों आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या 10,000 पार हो गई है। बता दें कि पिछले साल पीएम मोदी के आदि कैलाश का दौरा करने के बाद चमत्कारिक रूप से धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा मिला है। स्थिति ये है कि पिथौरागढ़ से लेकर ज्योतिर्लिंग कांग तक होटल और होम स्टे पैक है। मई की शुरुआत में पर्यटकों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को इनर लाइन परमिट की अवधि 15 दिन से घटाकर 4 दिन करनी पड़ी थी। टैक्सी संचालकों से अगवा इस रोड पर लगभग 250 किलोमीटर तक रेस्टोरेंट ढाबा संचालकों की अच्छी आमदनी हो रही है। जून का महीना शुरू होते ही जहां लीची का फल पककर तैयार हो जाता है तो वहीं देहरादून की लीची अपनी खास अलग पहचान रखती है। लीची का सीजन शुरू होते ही देहरादून की लीची बाजारों में अपनी रौनक बिखेरने के लिए तैयार है। देहरादून की रोड सेंटेड, कलकतिया, बेदाना आदि किस्म की लीची अपनी अलग पहचान रखती है। वहीं पूर्व में हुई ओलावृष्टि से लीची को खासा नुकसान हुआ है। अपने खास सिंदूरी रंग और रसीले मीठे स्वाद के लिए मशहूर देहरादून की लीची को इस बार सूरज के तापमान ने भी झुलसा दिया है। पिछले साल लीची ठीक रही थी, इस साल ओला पड़ गया दीपावली और फिर पहले साल आम की फसल डाउन हो गई थी, इनके लीची डाउन होगी। 22-23 लाख रुपए घटे थे और इस साल लीची पूरी घट गई। 70-75 रुपए किलो प्रति जा रहा है। 45-50 कुंटल लीची होगी। 400 पेड़ हैं इस बगीचे में हमारे, कुल 40-45 कुंटल लीची है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आम और लीची है। ओलों का नुकसान हुआ, बहुत भयानक नुकसान है। परसों जो मतलब ये समझो 3 तारीख में आंधी आई थी, उसमें बहुत मोटा नुकसान हुआ। काशीपुर में समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भारी जीत की खुशी को लेकर मिष्ठान वितरण किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के आवेदन लिए गए और उनके साथ चर्चा भी की गई है। आज बहुत खुशी का दिन है। आप देख ही रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी हलचल है। समाजवादी पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराया हुआ है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का जो सपना था पीडीए को लेके जो चल रहे थे वो साकार हुआ और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में उभर के आए हैं। इसी नीमत से आज यहाँ काशीपुर में बैठे हैं और खुशी मना रहे हैं कि आने वाले 2027 में इसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में परचम लहराया है तो उत्तराखंड में भी 2027 में हमारे विधायक होंगे उधम सिंह नगर और हरिद्वार से।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लीची का स्वाद देश के साथ ही विदेश के लोगों को भी चखने को मिलता है। यहाँ की लीची का स्वाद अपने आप में मिठास से भरा होता है, इसलिए इस लीची को जीआई टैग भी मिला है, जो अन्य सामान्य लीची से अपने आप को अलग करती है। अगर आप अभी तक इसका स्वाद नहीं ले पाए हैं तो आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये लीची मई के महीने से बाज़ार में आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये लीची सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ ही विदेशों में भी बिकती है। उत्तराखंड के रामनगर, कालाढूंगी, चकलुआ आदि की लीची अब आम लोगों के स्वाद को बढ़ाने और मन को खुश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उत्तराखंड में रामनगर, कालाढूंगी और इधर के विधानसभा के क्षेत्र चकलुआ, गुलजारपुर और अन्य क्षेत्र भी हैं कालाढूंगी में, जहाँ की लीची राष्ट्रीय स्तर पर और विदेश स्तर पर भी ज़्यादा फेमस है। यहाँ का लीची का टेस्ट काफ़ी अच्छा माना जाता है और अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ की लीची का टेस्ट स्वादिष्ट है। लीची हमारी बंगाल, कलकत्ता, इधर तुम्हारे दुबई वगैरह जाती है, विदेशों में भी जाती है, मगर अब के बारिश ना होने के कारण फसल बहुत ही खराब हुई है, जिससे मतलब ये लगा लीजिए आप 40-50% नुकसान है ठेकेदार। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले अब्बास तैयब की पुण्यतिथि पर मसूरी में याद किया गया है। उनकी कब्र पर जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। वहीं अब्बास तैयब की पुण्यतिथि को सरकार और प्रशासन की ओर से भुला दिए जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। बता दें कि महात्मा गांधी की ओर से अब्बास तैयब को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द गुजरात की संज्ञा दी गई थी। उनकी पुण्यतिथि पर मसूरी में लक्ष्मीपुर कब्रिस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। ये तो हमारे महात्मा गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करी है इस देश के लिए, इसीलिए जो हम लोगों को भी काफ़ी दिनों के बाद ये पता चला कि इनकी कब्र यहाँ पे है। तब से जो है हम इनकी जो है याद मनाते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं काफ़ी टाइम से, जब से हमें पता चला है। पूर्व में राज्यपाल अजीज़ कुरैशी जी मसूरी शहर आए थे और उन्होंने 8 लाख रुपए की घोषणा की थी कि ये जो अब्बास तैयब साहब की मज़ार है इसको डेवलप किया जाए, लेकिन आज तक उसका कोई पैसों का पता नहीं चल पाया कि वो गया कहाँ। हल्द्वानी शहर के 13 चौराहे और सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ शुरू हो रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस काम में और तेजी आ गई है। दरअसल लगातार बढ़ रहे यातायात के दबाव और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के जाम में फंसने के कारण काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसको देखते हुए हल्द्वानी के नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का काम और शहर के चौराहों को चौड़ा कर बड़ा बनाए जाने का काम किया जा रहा है। पर बहुत सारे चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और प्रक्रिया गतिमान भी है। बहुत सा अतिक्रमण कहें या जो इलीगल स्ट्रक्चर्स थे वो हटाए भी जा रहे हैं। तो इसमें जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जो हमारे पुराने पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं जिनको बचाया जा सकता है, जो टेक्निकली फीजिबल है कि उनको हम ट्रांसप्लांट कहीं और कर सकते हैं, तो उनको लिए जैसे आप काठगोदाम की तरफ जाएंगे तो जो बड़े पौधे हैं उनको हम लोग ट्रांसप्लांट करें। जसपुर की ग्राम राजपुर निवासी युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में महुआ डावरा के निकट फीका पुल से नीचे नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। पुल से नदी में कूदकर गिरने से युवती गंभीर तौर पर घायल है, जिसे रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत आपातकालीन 108 पर सूचना दी, जिस पर 108 वाहन से घायल युवती को जसपुर के सरकारी अस्पताल लाकर उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है, जिसकी हालत गंभीर देखकर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। लड़की 18 साल की है, जो कि टीकापुर राजपुर जसपुर की निवासी है। 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है। सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश उन्होंने किया है।
धारदार हथियार से बाएं हाथ की कलाई पर 4 कट की हैं और पीठ में कुछ ऊंचाई से उन्होंने कूद करके आत्महत्या करने का प्रयास किया है। तो पीठ में फ्रैक्चर भी ऐसा लग रहा है कि स्पाइन का फ्रैक्चर भी है, वहाँ पर सूजन है और उभार सा है, दर्द हो रहा है उसे और खड़ी नहीं हो पा रही है वो। तो प्राथमिक उपचार करते हुए उसे उच्च अस्पताल के लिए संदर्भित किया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।